क्या सचमुच कई बड़े और नामी सिंगर्स के करियर को खत्म करने के लिए श्रेया घोषाल ने उनको उन्हीं के गानों से निकलवाकर खुद उन गानों को डब किया था? और क्या वाकई में संजय लीला भंसाली के कैंप से अलका याग्निक का पत्ता काटने के लिए श्रेया घोषाल ने एक बेहद ही गंदी लॉबिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया था? और क्या ये सच है कि एक रियलिटी शो के दौरान श्रेया घोषाल ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक मासूम से कंटेस्टेंट को शो से और साथ ही साथ पूरे इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए गायब करवा दिया था? वहीं क्या सचमुच एक समय पर श्रेया घोषाल को इंडस्ट्री के कुछ बेहद ताकतवर म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर टारगेट किया था और उनके सारे गानों को फिल्मों से हटवा दिया था? और क्या ये सच है कि एक इंटरनेशनल टूर के दौरान कुछ विदेशी प्रमोटर्स और इवेंट मैनेजर ने मिलकर श्रेया घोषाल के साथ विदेश में लाखों डॉलर का फ्रॉड कर दिया था? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, लेकिन इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले फ्लैशबैक में जाना होगा उस दौर में जब इस आवाज का जन्म हुआ था। 12 मार्च 1984 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक साधारण लेकिन बेहद पढ़े लिखे बंगाली परिवार में श्रेया घोषाल का जन्म हुआ। उनके पिता विश्वजीत घोषाल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इंजीनियर थे और मां शर्मिष्ठा घोषाल हाउसवाइफ थी। श्रेया का बचपन राजस्थान के एक छोटे से टाउनशिप रावत भाटा में बीता, जहां उनके पिता की पोस्टिंग थी। वहां का माहौल बेहद शांत था, लेकिन उस छोटे से घर में संगीत की गूंज हर वक्त रहती थी। श्रेया की मां खुद संगीत में काफी रुचि रखती थी और उन्होंने ही सबसे पहले श्रेया के भीतर छिपी उस अद्भुत प्रतिभा को पहचाना। महज 4 साल की उम्र से श्रेया ने हारमोनियम पर अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। उस वक्त उनके पास कोई बड़ा गुरु नहीं था, कोई बड़ा स्टूडियो नहीं था, बस एक छोटा सा कमरा था और माँ का साथ था। श्रेया की माँ उन्हें बंगाली गाने और शास्त्रीय संगीत की बेसिक चीजें सिखाती थी। श्रेया के भीतर संगीत को लेकर एक अजीब सी भूख थी, एक ऐसा पागलपन जो एक छोटे बच्चे में अमूमन देखने को नहीं मिलता। जब बाकी बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, श्रेया घंटों बैठकर तानपुरे के साथ रियाज किया करती थी। रावत भाटा की उस छोटी सी कॉलोनी में श्रेया धीरे धीरे लोकल फंक्शंस की जान बनने लगी। लोग उनकी आवाज सुनकर हैरान रह जाते थे कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी मुश्किल ताने कैसे ले लेती है। लेकिन श्रेया का सपना सिर्फ लोकल फंक्शन तक ही सीमित नहीं था। उनके भीतर एक गहरी तड़प थी कुछ बहुत बड़ा करने की। उनके पिता ने श्रेया की इस लगन को देखते हुए उन्हें कोटा में स्वर्गीय कल्याण जी भाई के पास शास्त्रीय संगीत की फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मुंबई के मुक्ता भिड़े से भी संगीत की बारीकियां सीखी। फिर साल 1995 आया और इसी साल श्रेया के जीवन में पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने ऑल इंडिया लाइट वोकल म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसमें सब जूनियर लेवल पर जीत हासिल की। ये पहली बड़ी जीत थी जिसने श्रेया घोषाल के परिवार को ये भरोसा दिलाया कि श्रेया की आवाज में कुछ ऐसा है जो पूरे देश को प्रभावित कर सकता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। मुंबई की माया नगरी में कदम रखना और वहां अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। साल 2000 में जीटीवी का मशहूर म्यूजिक रियलिटी शो सारेगामा पूरे देश में धूम मचा रहा था। श्रेया ने इस शो में हिस्सा लिया। उस वक्त इस शो को मशहूर सिंगर सोनू निगम होस्ट कर रहे थे। श्रेया की उम्र महज 16 साल की थी। स्कूल की यूनिफॉर्म उतारकर वो सीधे नेशनल टेलीविजन के मंच पर खड़ी थी। उनकी सादगी और उनकी सुरों पर पकड़ ने जजेस को हिलाकर रख दिया। वो एक के बाद एक राउंड जीतती गई और आखिरकार उन्होंने सारेगामापा का मेगा फाइनल खिताब अपने नाम कर लिया। इसी शो के दौरान दर्शकों की कतार में एक ऐसा शख्स बैठा था जिसकी पारखी नजरों ने श्रेया के भीतर छिपे उस सुपरस्टार को देख लिया जो आने वाले समय में भारतीय सिनेमा का चेहरा बदलने वाला था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे भव्य डायरेक्टर संजय लीला भंसाली थे। भंसाली उस वक्त अपनी अगली मेगा बजट फिल्म देवदास की तैयारी कर रहे थे। वो अपनी फिल्म के लीड कैरेक्टर पारो के लिए एक ऐसी आवाज ढूंढ रहे थे जिसमें मासूमियत भी हो, दर्द भी हो और एक अजीब सा ठहराव भी हो। भंसाली की मां लीला भंसाली टीवी पर सारेगामा देख रही थी और उन्होंने संजय से कहा था कि इस लड़की की आवाज में कुछ खास है। संजय लीला भंसाली ने बिना देर किए श्रेया को अपने ऑफिस बुलाया। 16 साल की एक लड़की जो मुंबई के रास्तों से भी वाकिफ नहीं थी, वो सीधे भंसाली के भव्य ऑफिस में बैठी थी। भंसाली ने उनके सामने देवदास के गाने का ऑफर रखा। श्रेया के लिए यह किसी सपने जैसा था, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। देवदास जैसी फिल्म जिसमें ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान जैसे मेगा स्टार्स थे, उनके गानों को गाना किसी भी नए सिंगर्स के लिए बहुत बड़ा प्रेशर था। फिल्म देवदास के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब श्रेया पहली बार माइक के सामने खड़ी हुई तो उनके सामने इस्माइल दरबार जैसे सख्त म्यूजिक डायरेक्टर थे और स्क्रीन पर ऐश्वर्या राय का चेहरा था। श्रेया ने फिल्म में 5 गाने गाए जिनमें सिलसिला ये चाहत का, बहरी पिया, छलक छलक, मोरे पिया और डोला रे डोला शामिल थे। जब बहरी पिया की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो श्रेया ने एक ही टेक में गाना पूरा कर दिया। इस्माइल दरबार और संजय लीला भंसाली दंग रह गए। उस गाने में जो बारीक हरकतें थी, जो बंगाली टच था, उसने सबको दीवाना बना दिया। देवदास रिलीज हुई और इतिहास बन गई।
फिल्म के गाने ब्लॉकबस्टर साबित हुए। हर रेडियो स्टेशन, हर टीवी चैनल पर सिर्फ श्रेया घोषाल की आवाज गूंज रही थी। 16-17 साल की एक लड़की रातों रात नेशनल सेंसेशन बन गई। उन्हें उस साल का नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड और RD बर्बन न्यू म्यूजिक टैलेंट अवार्ड भी उनके नाम रहा। श्रेया का स्ट्रगल फेज अब खत्म हो चुका था और फेम का ऐसा तूफान शुरू हुआ था जिसने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो जैसे इंडस्ट्री में श्रेया घोषाल का सिक्का चल पड़ा। उन्होंने जिस्म में जादू है, नशा है और चलो तुमको ले चले जैसे गाने गाकर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ क्लासिकल या संस्कारी गानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो वेस्टर्न और सेंसुअल गानों को भी उतनी ही शिद्दत से गा सकती है। इसके बाद फिल्म साया का ओ साथी रे और फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का पल पल हर पल जैसे गानों ने उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री का नंबर 1 फीमेल सिंगर की गद्दी पर बैठा दिया। इसी दौरान उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा शुरू हुई। उनके बचपन के दोस्त शिलादित्य मुखोपाध्याय के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों और केमिस्ट्री की अफवाहें मीडिया के गलियारों में तैरने लगी थी। हालांकि श्रेया ने हमेशा अपने काम को ही अपनी ढाल बनाया, लेकिन जैसे ही सफलता का ये सूरज अपने चरम पर पहुंचा, वैसे ही इंडस्ट्री के बंद कमरों से कुछ ऐसी कहानियां बाहर आने लगी जिसने श्रेया की इस बेदाग और मासूम छवि पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला और गंभीर विवाद जो चर्चा में आया वो था इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड और सीनियर सिंगर्स के गानों को डब करने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2004 से 2008 के बीच जब श्रेया घोषाल हर बड़े बैनर की पहली पसंद बन चुकी थी, तब कई ऐसी घटनाएं हुई जहां मेकर्स ने पहले ही किसी दूसरी सिंगर्स की आवाज में गाने रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन बाद में उन गानों को स्क्रैप करके श्रेया की आवाज में डब किया गया। इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि इसके पीछे सिर्फ मेकर्स की पसंद नहीं थी, बल्कि एक बेहद सोची समझी लॉबिंग काम कर रही थी। कहा जाता है कि श्रेया घोषाल और उनके करीबियों ने उस दौर में कुछ बड़े डायरेक्टर्स, खासकर संजय लीला भंसाली और महेश भट्ट के कैंप में इस कदर अपनी पकड़ बना ली थी कि अगर कोई दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर किसी और सिंगर को साइन करना चाहता तो उन पर इनडायरेक्टली दबाव बनाया जाता था। उदाहरण के लिए एक बड़ी फिल्म के गाने के लिए पहले एक सीनियर फीमेल सिंगर को साइन किया गया था और उनसे गाना रिकॉर्ड भी करवा लिया गया था, लेकिन मीडिया सोर्सेज का कहना है कि श्रेया के PR और उनके मैनेजमेंट ने मेकर्स को ये समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि फिल्म की कमर्शियल सक्सेस के लिए श्रेया की आवाज ही सबसे सुइटेबल है। नतीजा ये हुआ, उस सीनियर सिंगर का गाया हुआ गाना बिना उसे बताए हटा दिया गया और रातों रात श्रेया से उसे डब करा लिया गया। ये बात जब बाहर आई तो इंडस्ट्री के एक बेहद बड़े खेमे में भारी नाराजगी देखी गई। कई सिंगर्स ने दबी आवाज में यह आरोप लगाया कि श्रेया घोषाल अपनी मासूम छवि का इस्तेमाल करके बैकस्टेज एक बहुत ही एग्रेसिव कंपटीशन चला रही है, जिससे नए और पुराने कलाकारों का काम छीन रहा है। ये विवाद यही नहीं थमा। दूसरा बड़ा ब्लास्ट तब हुआ जब संजय लीला भंसाली के कैंप में वर्चस्व की जंग शुरू हुई। हम सब जानते हैं कि 90 के दशक के आखिरी और 2000 के शुरुआती सालों में अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति जैसी सिंगर्स का राज था, लेकिन देवदास के बाद अचानक एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। फिल्म ब्लैक और सावरिया के दौरान ये बात खुलकर सामने आने लगी कि भंसाली कैंप में अब किसी और फीमेल सिंगर के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इंडस्ट्री इनसाइडर का दावा है कि श्रेया घोषाल ने भंसाली के साथ अपने संबंधों को इस कदर मोनोपोलाइज कर लिया था कि उन्होंने अपनी समकालीन सिंगर्स के खिलाफ एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर दी थी। कहा जाता है कि एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ने एक बड़ी पीरियड ड्रामा फिल्म के लिए अलका याग्निक को एक बेहद खूबसूरत सेमी क्लासिक गाने के लिए अप्रोच किया था। सब कुछ फाइनल था, लेकिन आखिरी वक्त पर श्रेया घोषाल की टीम ने दखल दिया। उन्होंने मेकर्स के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी और पैकेज डील रख दी कि मेकर्स को मजबूरन अलका याग्निक का पत्ता काटना पड़ा। अलका याग्निक जैसे दिग्गज सिंगर जिन्होंने दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया था, उन्हें इस तरह से प्रोजेक्ट से बाहर किए जाने पर गहरा धक्का लगा। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के कयास लगाए गए कि श्रेया की ये लॉबिंग इतनी मजबूत थी कि उन्होंने जानबूझकर अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति जैसी सीनियर सिंगर्स को रिप्लेस करना अपनी मुख्य स्ट्रेटजी बना लिया था, ताकि फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में उनकी कोई टक्कर की ही ना बचे। इस घटना ने श्रेया को इंडस्ट्री के एक बड़े तबके की नजर में एक शातिर और महत्वाकांक्षा प्लेयर के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया, जो अपनी गद्दी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इसके बाद साल 2010 में एक और बड़ा विवाद सामने आया, जिसने टीवी इंडस्ट्री और म्यूजिक फेटर्निटी को हिलाकर रख दिया। श्रेया घोषाल एक बेहद पॉपुलर म्यूजिक रियलिटी शो में बतौर जज शामिल थी। इस शो में देश भर के युवा टैलेंट अपनी किस्मत आजमाने आया था। इस शो के दौरान बैकस्टेज कुछ ऐसा हुआ जिसने श्रेया की छवि पर एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बेहद होनहार कंटेस्टेंट जो लगातार अपनी परफॉर्मेंस से जजेस और जनता का दिल जीत रहा था, उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी से शो के कुछ मेकर्स और खुद जजेस के बीच एक अजीब सी इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो गई थी। एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान उस कंटेस्टेंट ने श्रेया घोषाल के ही एक गाने को कुछ इम्प्रोवाइज करके गाने की कोशिश की, जो श्रेया को बिल्कुल भी रास नहीं आया। कैमरा के सामने तो सब कुछ नॉर्मल दिखा, लेकिन बैकस्टेज कहानी पूरी तरीके से बदल गई। चैनल के ही कुछ क्रू मेंबर्स के मुताबिक शूटिंग खत्म होने के बाद श्रेया घोषाल ने उस कंटेस्टेंट को
और शो के एक को जज को अपनी वैनिटी वैन के पास बुलाया और उन पर बुरी तरीके से भड़क उठी। उन्होंने उस उभरते हुए सिंगर्स को बेहद कड़े और अपमानजनक शब्दों में कहा कि वो अपनी औकात में रहे और क्लासिकल म्यूजिक के साथ खिलवाड़ न करे। को जज ने उस बच्चे का बचाव करने की कोशिश की तो श्रेया ने अपनी पावर पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए चैनल हेड से सीधे बात की और अल्टीमेटम दे दिया, या तो ये कॉन्टेस्ट शो के नियमों के मुताबिक चलेगा या तो वो ये शो छोड़ देंगी। इस भारी मानसिक दबाव और अपमान को वो युवा सिंगर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका मनोबल इस कदर टूटा कि उसकी अगली परफॉर्मेंस बेहद खराब रही और उसे उस शो से एलिमिनेट कर दिया गया। इसके बाद वो सिंगर कभी किसी बड़े मंच पर दिखाई ही नहीं दिया। उसका पूरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस घटना के बाद श्रेया पर यह आरोप लगे कि वो बाहर से जितनी सौम्य दिखती है, अंदर से वो अपने रुतबे और पावर का इस्तेमाल करके जूनियर कलाकारों को दबाने में जरा भी संकोच नहीं करती। इस तरीके से फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और साल 2012 के आसपास का समय आया। श्रेया घोषाल कामयाबी के शिखर पर थी, लेकिन यही वो दौर था जब बॉलीवुड के अंदरूनी गलियारों में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था। कुछ बेहद ताकतवर और रसूखदार म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने मिलकर एक नया ट्रेंड शुरू किया, म्यूजिक रॉयल्टी और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स का। ये मेकर सिंगर से उनके लाइफ टाइम रॉयल्टी राइट्स कोडियो के भाव साइन करवा रहे थे। मीडिया सोर्सेज और इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि एक बेहद पावरफुल म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ श्रेया ने कई ब्लॉकबस्टर गाने गाए थे, उन्होंने श्रेया के सामने एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट रखा। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक श्रेया को उस फिल्म के गानों से होने वाले भविष्य की सारी कमाई और लाइव परफॉर्मेंस के राइट उस डायरेक्टर की कंपनी को सौंपने थे। श्रेया घोषाल, जो खुद संगीत की गरिमा और कलाकारों के हक के लिए हमेशा खड़ी रहती थी, उन्होंने इस अनुचित समझौते पर साइन करने से साफ मना कर दिया। श्रेया का यह इनकार उस ताकतवर डायरेक्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे उन्होंने अपने ईगो पर ले लिया। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। उस साल की 2 सबसे बड़ी फिल्मों से, जिसके गाने श्रेया पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी थी और जिनके प्रोमोस तक की तैयारी हो चुकी थी, श्रेया की आवाज को पूरे तरीके से हटा दिया गया। उनकी जगह रातों रात कुछ नई और कम अनुभवी सिंगर से वो गाने डब करा लिए गए, जिन्होंने उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर बिना सोचे समझे साइन कर दिए थे। जब श्रेया ने इस बारे में बातचीत करनी चाहिए तो उन्हें इंडस्ट्री के उस बड़े ग्रुप द्वारा पूरे तरीके से आइसोलेट कर दिया गया। ये एक ऐसी साजिश थी जिसने श्रेया घोषाल को मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया था, क्योंकि उनकी मेहनत और उनकी आवाज को सिर्फ इसलिए कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया था। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद बॉलीवुड के एक बेहद शक्तिशाली और बड़े प्रोडक्शन हाउस ने श्रेया घोषाल के बढ़ते प्रभाव को पूरे तरीके से कुचलने का मन बना लिया था। साल 2014-15 के दौरान इंडस्ट्री में एक नई सिंगर की एंट्री हुई थी, जिसे उस बड़े प्रोडक्शन हाउस का पूरा सपोर्ट हासिल था। उस नई सिंगर को प्रमोट करने के लिए श्रेया घोषाल को रास्ते से हटाना बेहद जरूरी था। इसी दौरान मीडिया और सोशल मीडिया पर अचानक श्रेया घोषाल के खिलाफ एक अजीब सी सोची समझी नैरेटिव कैंपेन शुरू हो गई। पीआर स्टंट्स के जरिए ये खबरें प्लांट की जाने लगी कि श्रेया घोषाल अब बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगी है। वो एक एक गाने के लिए बहुत मोटी रकम वसूलती है और स्टूडियो में उनका बर्ताव कोऑपरेटिव नहीं रहता। हद तो तब हो गई जब कुछ बड़े अवार्ड फंक्शन के दौरान, जहां श्रेया का जितना बिल्कुल तय था, वहां की ज्यूरी पर उस बड़े प्रोडक्शन हाउस ने दबाव बनाकर श्रेया के हाथ से अवार्ड छीनकर उस नए सिंगर की झोली में डाल दिए। श्रेया घोषाल ने इस पूरी गंदी राजनीति को चुपचाप झेला। वो मीडिया में आकर कभी नहीं रोई, लेकिन अंदर ही अंदर इस नैरेटिव पीआर ने उनके करियर और उनके मानसिक सुकून को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो उनके पास आने वाले थे, वो सिर्फ इन अफवाहों की वजह से उनके हाथों से निकल गए। और फिर आया वो सबसे बड़ा झटका, जिसने श्रेया घोषाल को कानूनी और फाइनेंशियल रूप से ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे बाहर निकलना उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया। ये विवाद जोड़ा था उनके इंटरनेशनल लाइव कॉन्सर्ट और टूर से, जो साल 2016-17 के दौरान हुए थे। श्रेया की विदेशों में भारी डिमांड थी और इसी का फायदा उठाने के लिए कुछ बड़े इंटरनेशनल इवेंट प्रमोटर्स ने उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड प्लान किया। यूएस और यूके के एक बड़े टूर के दौरान प्रमोटर्स ने श्रेया घोषाल की टीम के साथ लाखों डॉलर का एग्रीमेंट किया था। कॉन्सर्ट पूरे तरीके से सोल्ड आउट थे। हजारों की भीड़ श्रेया को सुनने आई थी। श्रेया ने अपनी जान लगाकर परफॉर्म किया, शो सुपरहिट रहे। लेकिन जैसे ही टूर खत्म हुआ और पेमेंट की बारी आई तो उन प्रमोटर्स ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने टैक्स लूपहोल और फर्जी क्लॉजेस का हवाला देकर श्रेया की आधी से ज्यादा रकम रोकने की कोशिश की। जब श्रेया और उनकी मैनेजमेंट टीम ने इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और लीगल एक्शन लेने की चेतावनी दी तो उन पर प्रमोटर्स ने उल्टा दांव खेल दिया। उन्होंने विदेशी अदालतों में श्रेया घोषाल के खिलाफ ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और मानहानि के झूठे मुकदमे ठोक दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रेया की वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ है और उन्होंने शो के दौरान कई गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। श्रेया, जो भारत में एक सम्मानित और साफ सुथरी जिंदगी जी रही थी, उन्हें अचानक विदेशी अदालतों के चक्कर लगाने और वकीलों की भारी भरकम फीस भरने पर मजबूर कर दिया गया। इस विवाद ने न सिर्फ उनकी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया, बल्कि उन्हें इस कदर मानसिक तनाव में डाल दिया कि उन्होंने कुछ समय के लिए लाइव शो से पूरी तरीके से दूरी बना ली थी।
ये उनकी जिंदगी का वो समय था जब उन पर आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही धाराएं लगी हुई थी। एक तरफ वो श्रेया घोषाल थी जिन पर सीनियर सिंगर्स का करियर बर्बाद करने और रियलिटी शो में अपनी पावर दिखाने का आरोप था, और दूसरी तरफ वो श्रेया थी जो बॉलीवुड के सिंडिकेट, नेपोटिज्म और इंटरनेशनल फ्रॉड का शिकार हुई। सफलता और बदनामी के इस कॉकटेल ने उनकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया था। साल 2018 आते आते श्रेया घोषाल के करियर की रफ्तार में एक अजीब सा ठहराव दिखने लगा था। जहां एक दौर में हर फिल्म का दूसरा गाना श्रेया की आवाज में होता था, वहीं अब उनकी जगह नए चेहरों और नई आवाजों ने ले ली थी। इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसने उनके करियर की दिशा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शिलादित्य मुखोपाध्याय के साथ एक बेहद प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। शादी के इस फैसले ने मीडिया और फैंस को हैरान कर दिया, क्योंकि जिस वक्त श्रेया अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर रही थी, ठीक उसी वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे थे। साल 2018 के बाद से बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री पूरे तरीके से कॉर्पोरेटाइज हो रही थी। टी सीरीज, जी म्यूजिक कंपनी और सोनी म्यूजिक जैसे बड़े लेबल्स अब सिंगर को सिर्फ एक आर्टिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। इसी दौरान उनकी कहानी का एक और बड़ा विवाद सामने आता है जो सीधे तौर पर श्रेया घोषाल के करियर के सबसे बड़े डिप से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 में एक बहुत बड़े म्यूजिक लेबल के हेड ने श्रेया घोषाल के सामने एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट रखा। इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्त ये थी कि श्रेया अगले 3 साल तक किसी भी दूसरे रीजनल या इंडिपेंडेंट लेबल के लिए गाना नहीं गा सकती थी। श्रेया जो बंगाली, तमिल, तेलुगु और मराठी जैसी भाषाओं में लगातार काम कर रही थी और रीजनल सिनेमा की जान थी, उन्होंने इस गुलामी भरे कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया। इसका अंजाम बेहद भयानक रहा। मीडिया सोर्सेज का कहना है कि उस बड़े लेवल ने अपने पावर का इस्तेमाल करके बॉलीवुड के कम से कम 4-5 बड़ी फिल्मों, जिनमें कलंक और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी बड़ी एल्बम शामिल थी, के कुछ गानों से श्रेया की आवाज को पूरे तरीके से री रिकॉर्ड करवा दिया। इंडस्ट्री इनसाइडर का दावा है कि श्रेया घोषाल को सबक सिखाने के लिए उनके गाए हुए गानों को जानबूझकर डंप किया गया और पब्लिक के सामने ये नैरेटिव बनाया गया कि श्रेया अब नए जमाने के म्यूजिक ट्रेंड्स में फिट नहीं बैठ रही है। इस कॉर्पोरेट साजिश ने उनके करियर को एक ऐसा झटका दिया जिससे उभरना किसी भी आर्टिस्ट के लिए नामुमकिन सा था। इस तनाव का असर उनकी सेहत पर भी पड़ा और साल 2021 के शुरुआती महीनों में उन्हें वॉइस कॉर्ड नोड्यूल का खतरा भी हो गया और इस खतरे के चलते उन्हें कुछ समय के लिए बेड रेस्ट और वॉइस रेस्ट पर जाना पड़ा, जिससे मीडिया में यह अफवाह उड़ गई कि श्रेया घोषाल अपनी आवाज हमेशा के लिए खो चुकी है। तो अब अगर हम उनके सारे कंट्रोवर्सीज को एक बार फिर से बेहद ठंडे दिमाग से देखते हुए री एग्जामिन करें तो मीडिया नैरेटिव के बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन खुलकर सामने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआती आरोप की, जिसमें कहा गया कि श्रेया ने अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति जैसी सीनियर सिंगर्स के गानों को डब किया और उनके करियर को खत्म किया। अगर हम साल 2002 से 2008 की टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति उस दौर में खुद एक्टिव प्लेबैक सिंगिंग से धीरे धीरे पीछे हट रही थी और नॉन फिल्मी गानों या पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रही थी। श्रेया घोषाल ने किसी का पत्ता नहीं काटा, बल्कि उन्होंने सिर्फ उस खाली जगह को भरा था जो एक स्वाभाविक जनरेशनल शिफ्ट की वजह से पैदा हुई थी। संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर्स ने श्रेया को उनकी काबिलियत और उनकी क्लासिकल ट्रेनिंग की वजह से चुना था, न कि किसी पीआर लॉबिंग की वजह से। वहीं बात अगर उस रियलिटी शो वाले विवाद की करें जहां आरोप था कि श्रेया ने एक उभरते हुए कंटेस्टेंट का करियर बर्बाद किया, तो चैनल के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और बाद के इंटरव्यूज को खंगालने पर पता चलता है कि उस कंटेस्टेंट को शो से किसी अपमान या गुस्से की वजह से नहीं निकाला गया था, बल्कि वो खुद हेल्थ इश्यूज और कॉन्ट्रैक्ट की कुछ पर्सनल शर्तों की वजह से शो से बाहर हुआ था। मीडिया ने टीआरपी के लिए श्रेया की एक साधारण सी डांट को बैकस्टेज का एक बड़ा ड्रामा बनाकर पेश कर दिया ताकि उन्हें एक घमंडी विलन के रूप में दिखाया जा सके। अब आते हैं उस सिंडिकेट वाले विवाद पर, जहां कहा गया कि श्रेया को गानों से हटाया गया क्योंकि उन्होंने अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए थे। ये सच है कि श्रेया ने स्टैंड लिया था, लेकिन वो कोई बेबस विक्टिम नहीं थी, वो एक फाइटर थी। उन्होंने सिंगर्स की रॉयल्टी की लड़ाई को इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी यानी कि IPRS के मंच पर पूरी ताकत से लड़ा। जिस बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनके खिलाफ नेगेटिव PR चलाया था, वो दरअसल श्रेया की बढ़ती ताकत और उनके स्वाभिमान से डर गया था। इंटरनेशनल कॉन्सर्ट के दौरान जो फ्रॉड हुआ, उसमें भी जब श्रेया ने कानूनी लड़ाई लड़ी तो जीत आखिरकार श्रेया की ही हुई और उन विदेशी प्रमोटर्स को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। आज यानी 2026 के दौर में अगर हम श्रेया घोषाल की मौजूदा स्थिति, उनकी नेटवर्थ और उनकी लाइफस्टाइल पर गौर करें तो सच पूरी तरीके से साफ हो जाता है। श्रेया घोषाल आज भारत की सबसे अमीर फीमेल सिंगर में से एक है। उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग 180 से लेकर 200 करोड़ रुपए है, जो एक गाने के लिए आज भी 25 से 30 लाख रुपए चार्ज करती है, जो इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पेड सिंगर्स की लीग में आता है। उनके पास मुंबई के बेहद पॉश इलाके में आलीशान घर और कई लग्जरी गाड़ियां हैं। अगर हम उनके समकालीन सिंगर जैसे सुनीति चौहान या अलका याग्निक से उनकी तुलना करें
तो हम समझ सकते हैं कि बाकी सिंगर्स ने जहां वक्त के साथ रिमिक्स गानों या रील्स के रिक्रिएशन के सामने घुटने टेक दिए, वहीं श्रेया घोषाल ने अपने काम की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं किया। सुनीति चौहान जहां लाइव कॉन्सर्ट और परफॉर्मेटिव म्यूजिक पर ज्यादा फोकस कर रही है, वहीं श्रेया घोषाल आज भी प्योर प्लेबैक सिंगिंग, क्लासिकल कोलैबोरेशन और बड़े स्केल के इंटरनेशनल टूर के जरिए ही अपनी लेगेसी को मेंटेन किए हुए है। उन्होंने हाल के सालों में जवान और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्मों में ब्लॉकबस्टर गाने देकर ये साबित कर दिया कि ट्रेंड्स चाहे जो भी हो, प्योर टैलेंट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। विवाद आए, साजिशें हुई, कॉर्पोरेट लेबल्स ने रास्ते रोकने की कोशिश की और मीडिया ने उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद श्रेया घोषाल ने अपनी कला की पवित्रता को कभी खोने नहीं दिया। आज वो सोशल मीडिया पर अपने बेटे दिव्यान और पति शिलादित्य के साथ एक बेहद खुशहाल और बैलेंस फैमिली लाइफ जी रही है और उनका करियर आज भी पूरे तरीके से सेफ और सम्मानित मुकाम पर है। लेकिन इस पूरी कहानी को देखने के बाद जो सच हमारे सामने आता है, वो हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या श्रेया घोषाल वाकई उस चमकती दुनिया की एक शातिर खिलाड़ी थी जो अपनी गद्दी के लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकती थी, या फिर वो एक ऐसी साइलेंट वॉरियर थी जिन्होंने बिना कोई शोर मचाए बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंडिकेट को अपने सुरों से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? आपको क्या लगता है, क्या श्रेया घोषाल के साथ इस इंडस्ट्री ने वाकई नाइंसाफी की, या फिर उन्होंने खुद अपनी शर्तों पर इस पूरे साम्राज्य पर राज किया? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।